Hello students, welcome to class 10 SST presented by SGP. Children, this portion of video, it is a part of the chapter Agriculture in which various activities and topics are described. So today's topic that we have chosen is food security. Means how people are secured by means of food, which is our basic necessity. It suffers many challenges for the poor farmers. Along with this, we will discuss about impact of globalization. Hello students, myself SJP. Welcome to class 10th SST. Today we are going to take a new topic in geography, fourth lesson, agriculture. My topic is food security. But before we discuss food security, let us discuss a question that has been asked in NCERT book. Why are farmers committing suicide in several states of the country? बहुत सारे कंट्रीज़ में फार्मर्स आत्महत्या कर रहे हैं. What are the reasons behind it? So, usually farmers take loans from local money lenders at very high rates of interest for farming inputs like seeds, fertilizers, pesticides, etc. मतलब अक्सर फार्मर्स जो लोन लेते हैं वो मनी लेंडर से लोन लेते हैं, वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. और जो उनको फार्मिंग में बीज वगैरह लेना है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड लेना है, उसमें ज़्यादा इनपुट डालना पड़ता है, इस वजह से लोन लेना पड़ता है. सो व्हेन अ क्रॉप फेल्स, और अगर हमारा फसल जो है फेल हो गई तो दे आर नॉट एबल टू रीपे द लोन. अब ये किसान लोन नहीं दे पाते हैं. कॉजिंग मेनी हार्डशिप्स लाइक स्टारवेशन, और जिससे बहुत कठिनाई होती है, भूखमरी की कंडीशन डेवलप हो जाती है. लूजिंग पार्ट ऑफ देयर लैंड, या तो उनके ज़मीन का कुछ हिस्सा उनके हाथ से निकल जाता है क्योंकि मनी लेंडर ज़बरदस्ती करने लगते हैं. मेंटल एगोनी ड्यू टू क्रॉप फेलियर, और जब क्रॉप फेल हो जाता है तो लोग मानसिक रूप से जो है बीमार हो जाते हैं और मानसिक रूप से अपने आप को जो है गलत तरीके से पेश करने लगते हैं. सो ऑल दिस लीड्स टू दी सुसाइड कमिटमेंट. मीन्स हमारे फार्मर्स इन सब की वजह से अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं. तो इनकी इस समस्या का हल कैसे निकले, इसके लिए हमारे पास फूड सिक्योरिटी का विकल्प आया. इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर कमिटिंग सुसाइड्स ऑफ अ फार्मर. सो you know that food is a basic need and every citizen of the country should have access to food which provides minimum nutritional level. फूड तो हमारा बेसिक नीड है, हमारे फंडामेंटल नीड में आता है, और हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है किसी भी कंट्री में कि उसको फूड तो मिले ही, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, लेकिन उसे फूड चाहिए ही चाहिए. वो भी उसमें मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल होना चाहिए, पूरी उसमें कैलोरी होनी चाहिए, सारे विटामिन्स होने चाहिए. इफ़ एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस, अगर हमारी जनसंख्या का कोई हिस्सा उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो दैट सेगमेंट सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी. तो वो जो सेगमेंट है, वो जो हिस्सा है हमारी सोसाइटी का, उसको क्या होगा, फूड सिक्योरिटी की समस्या जो है उसका सामना करना पड़ेगा, यानी उसे फूड सिक्योरिटी की कमी महसूस होगी. सो द नंबर ऑफ पीपल who do not have food security is disproportionately large in some regions of our country, है ना. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी सिक्योरिटी नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, और इसकी वजह से उनका प्रोपोर्शन जो है लार्ज हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारे हिस्सों में, देश के हिस्सों में फैले हुए हैं ऐसे लोग. पार्टिकुलरली इन इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट्स, ख़ास तौर से ऐसे स्टेट्स जो कि आर्थिक रूप से कम विकसित हैं, कम डेवलप्ड हैं, और वहाँ पे पावर्टी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा, यानी गरीबी जो है उसकी संख्या ज़्यादा है, उसकी घटनाएं ज़्यादा है, गरीबों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, दुर्घटनाएं, वो भी ज़्यादा हैं. सो द रिमोट एरियाज़ ऑफ द कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई.
इसलिए जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है हमारी कंट्री का, वो अक्सर वहाँ कोई ना कोई जो है नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है। नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, आंधी तूफान हो गया, या हमारा क्रॉप जो है चौपट हो गया, या कोई एपिडेमिक फैल गया, जैसे आजकल कोविड-19 की समस्या है। एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई, और उनके लिए जो फूड सप्लाई है वो अनिश्चित हो जाती है, उनको हर चीज़ नहीं मिल पाता है। So in order to ensure availability of food to all sections of society, our government carefully designed a national food security system. इसलिए हर व्यक्ति को फूड मिले, हर व्यक्ति को भोजन मिले, हर सोसाइटी के हर सेक्शन को, हर भाग को जो है भोजन मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही सतर्कता से, बहुत सावधानी से उन्होंने एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है डिज़ाइन किया है। मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हर व्यक्ति को फूड की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और हर व्यक्ति के लिए व्यवस्था की गई है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, उसके 2 कंपोनेंट है, 2 खंड है, 2 हिस्से हैं। पहला है बफर स्टॉक, मतलब जो किसानों का सरप्लस फूड ग्रेन होता है उसे गवर्नमेंट खरीद करके एक स्टॉक बना लेती है, दैट इज़ कॉल्ड बफर स्टॉक। और ये जो है आपातकालीन समय में या जो है गरीब व्यक्तियों को जो है इस बफर स्टॉक से राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जो कोटा होता है, हर वार्ड में कोटा बने होते हैं सिटीज़ में, और इसके अलावा हर गांव में जो है कोटा होता है, वहां से जो है लोगों का राशन कार्ड अटैच रहता है, जहां से उन्हें गवर्नमेंट के स्कीम के अकॉर्डिंग उन्हें फूड ग्रेन मिलता रहता है। As you know, PDS is a program which provides food grains and other essential commodities at subsidized prices to below poverty line population in rural and urban area। जैसा कि आपको पता है, PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो फूड ग्रेन जो है प्रोवाइड करता है, खाने के लिए हमें अनाज देता है, वो भी उसमें और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, वो भी सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे, मतलब बहुत सस्ते दामों पे, जिसमें आधा पैसा गवर्नमेंट देती है और बहुत ही कम पैसा जो है किसानों को देना पड़ता है, या लैंडलेस लोगों को, या बीपीएल कार्ड होल्डर्स को। तो ऐसे लोग जो है बीपीएल होते, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को ही जो है ये मतलब जो है अनाज उपलब्ध है। और ये पॉपुलेशन हमारा ख़ास तौर से रूरल और अर्बन एरिया में रहते हैं, जिनके पास ये बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड होता है। सो इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन ऑफ पीपल एट द अफोर्डेबल प्राइस। तो इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है, फूड सिक्योरिटी की जो नीति है, उसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति को फूड अवेलेबल कराना, हर व्यक्ति को फूड उपलब्ध कराना, चाहे वो कॉमन पीपल हो, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस, उसके मतलब उसके बजट के अकॉर्डिंग, मतलब इतना सस्ता होता है कि हर कोई व्यक्ति उसको खरीद सकता है। सो इट हैज़ इनेबल्ड द पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड। इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमारे गरीब व्यक्ति को भी 2 जून की रोटी मिल जाती है। सो द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज़ ऑन ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक्स। इस तरीके से इस पॉलिसी को फोकस करने के लिए, इस पॉलिसी को और बढ़ाने के लिए हमारा क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का ग्रोथ कराया जा रहा है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, और इसके लिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया जा रहा है, ताकि किसान मेहनत से जो है फूड ग्रेन को उगा सके। और इसके साथ साथ व्हीट और राइस, इसका स्टॉक मेंटेन किया जाता है, जहाँ भी उपलब्ध हो उसको ख़रीद लिया जाता है और उसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू वहाँ के गोदामों में रख दिया जाता है। यानी यही FCI इसी को कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। ये फूड ग्रेन का स्टॉक करती है, फूड ग्रेन को जगह जगह से रीज़नेबल दामों पे किसानों से ख़रीद करके उसका एक गोदाम बनाती है, और जहाँ से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है पब्लिक के लिए वहाँ से स्टार्ट होता है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा इसी से कनेक्ट रहता है। So the FCI procures food grain from the farmers at the government announced minimum support price। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये सारे अनाज को किसानों से
ठीक उसी दाम पर खरीदती है जो दाम गवर्नमेंट फसल उगाने से पहले ही किसानों को घोषित कर देती है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। So the government used to provide subsidies on agricultural inputs such as fertilizers, power and water। और गवर्नमेंट क्या करती है, इन किसानों को जो है छूट देती है, जैसे एग्रीकल्चरल इनपुट के मामले में, जैसे उन्हें जो है मशीन खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, रोटावेटर खरीदना है, खाद लेना है, या इसके अलावा पावर सप्लाई, फिर पानी है, वाटर, तो इसमें गवर्नमेंट छूट देती है, सब्सिडी देती है। सो दीज सब्सिडीज हैव नाउ रीच्ड सस्टेनेबल लेवल्स एंड हैव आल्सो लेड टू लार्ज स्केल इनएफिशिएंसीज इन द यूज़ ऑफ दीज स्कार्स इनपुट्स। और ये जो हमारी सब्सिडी है आज जो है अनसस्टेनेबल हो रही है, मतलब आज हम जो है उसका जो है उसका एक लेवल है जो कि अनसस्टेनेबल होता जा रहा है, उसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, सही व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। और इस तरीके से जो है उनकी जो इनएफिशिएंसी है, मतलब उनकी अक्षमता वो बढ़ रही है, और इसके साथ साथ जो है हमारा जो इनपुट है वो कम होता जा रहा है। एक्सेसिव एंड इम्प्रूडेंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर हैज़ लेड टू वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड डिप्लीशन ऑफ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। यानी जो हम अधिक मात्रा में जो है मतलब फर्टिलाइज़र्स जो कि केमिकल से भरे होते हैं उनको यूज़ करते हैं और ज़्यादा पानी खेतों में डाल देते हैं, तो इससे खेतों में वाटर लॉगिंग, जल भराव हो जाता है, वाटर जो हमारा उसकी सैलिनिटी, उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, और जो है उसका डिप्लीशन हो जाता है, मतलब उसका जो है सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है, और उसमें जो इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सॉइल में है वो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो द हाई MSP सब्सिडीज इन इनपुट एंड कमिटेड FCI परचेजेज हैव डिस्टॉर्टेड द क्रॉपिंग पैटर्न। इस तरीके से ज़्यादा जो है हाई MSP, हाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, उस पे जो छूट देती है इनपुट पे जो हम लोग खेती में लगाते हैं, इसके लिए जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके लिए दृढ़ संकल्प रहती है और वही खरीदती भी है। तो इसी के आधार पे लोग, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न भी बन गया, वही चीज़ लोग अब ज़्यादा उगाने लगे हैं। सो व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स, हमारा जो व्हीट है और पैडी क्रॉप्स है उसमें जो है क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन मोर फॉर द MSP दे गेट। आज किसान जो है सबसे ज़्यादा चावल और व्हीट ज़्यादा उगा रहा है क्योंकि उसको पता है कि उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा है। पंजाब एंड हरियाणा आर फॉरमोस्ट एग्जाम्पल्स, पंजाब और हरियाणा इसके जीते जागते उदाहरण हैं। दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ सीरियस इम्बैलेंस इन इंटर क्रॉप पैरिटीज़। इस तरीके से एक जो है इम्बैलेंस इस्टेब्लिश होता, असंतुलन जो है, एक गंभीर असंतुलन, एक गंभीर जो है चुनौती बन चुकी है, जिसकी वजह से और क्रॉप्स को हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। सो यू ऑलरेडी नो दैट द कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। आपको पहले से पता है कि हमारे जो कंज्यूमर हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला क्या है, BPL बिलो पावर्टी लाइन, एंड दूसरा है अबव पावर्टी लाइन। BPL और APL 2 तरह के कंज्यूमर है हमारे, विद द इशू प्राइस बीइंग डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी। और इनका जो इशू प्राइस है दोनों कैटेगरीज का अलग अलग है। APL को कम यूनिट मिलता है और BPL को ज़्यादा यूनिट मिलता है। However, this categorization is not perfect and a number of deserving poor have been excluded from BPL category। हालांकि ये जो हमारा कैटेगराइजेशन है ये बिल्कुल परफेक्ट, शुद्ध नहीं है। बहुत सारे जो डिज़र्व करने वाले गरीब हैं, जो सही में गरीब है, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उनको जो है BPL से एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया है। मोरोवर some of the so-called APL slip back to BPL। बहुत सारे ऐसे APL कार्ड होल्डर वो जो है चुपके से BPL कार्ड होल्डर बन चुके हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ इवन वन क्रॉप एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट सच शिफ्ट्स। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्रॉप फेल हो जाता है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ उसको सही से जो है उसको दिक्कत होती है इन सबको एकोमोडेट करने में, इन सारे शिफ्ट्स को। सो ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक कैन बी
made self-sufficient in food grain production if government provides proper agricultural infrastructure, credit linkages, and also encourages the use of latest techniques. हर जिला, हर जनपद, हर डिस्ट्रिक्ट जो है, हर एक ब्लॉक वो आत्मनिर्भर फूड ग्रेन के मामले में हो सकता है, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है अगर गवर्नमेंट उनको सही से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर दे, उनको कृषि से जुड़े हुए सभी चीज़ें उपलब्ध कराए, उनको क्रेडिट लिंकेज दे, उनका क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिससे उनको जो है जब चाहे तब बैंक से लोन ले सकें। एंड ऑल्सो इनकरेजेस द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स, और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करे। सो इंस्टीड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन राइस और वीट, द फूड क्रॉप विद अ बेटर ग्रोथ पोटेंशियल इन दैट पार्टिकुलर एरिया मस्ट बी इनकरेज्ड। यानी कि इससे पहले कि जो है लोग जो है ज़्यादातर ध्यान राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन में ही लगा रहे हैं। एंड द फूड क्रॉप विद अ बेटर ग्रोथ पोटेंशियल, और बहुत सारे फूड क्रॉप भी हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बेटर है, उनको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सो क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा मे ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी हमारे आवश्यक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मशीन है, फिर जो है उनको रहने के लिए और अपने स्टोर करने के लिए फूड ग्रेन को जो है उनके पास व्यवस्था है, सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन की फैसिलिटी है और बिजली बराबर मात्रा में उपलब्ध हो रही है, इससे क्या होता है कि हर व्यक्ति जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है खेती के क्षेत्र में। So the focus on increasing food grain production, which should be on a sustainable basis, and also free trade in grains will create massive employment and reduce poverty in rural areas. इसलिए जो हमारा बढ़ता हुआ जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो हमारा बढ़ रहा है उस पर फोकस करते हुए हमें जो है सस्टेनेबल बेसिस पर काम करना चाहिए, यानी कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके हमें प्रोडक्शन करना है। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सारी ज़मीनें बंजर हो जाएं। और हमें फ्री ट्रेड जो है ग्रेन्स के लिए फ्री ट्रेड क्रिएट करना होगा जिससे कम उनको टैक्स देना पड़े और उनको मैसिव एम्प्लॉयमेंट मिले, इससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड पावर्टी हमारी रिड्यूस होगी रूरल एरिया में। रूरल एरिया के लोग जितने भी लैंडलेस लेबर्स वगैरह हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में काम मिलेगा और उनका भी आर्थिक जो है स्थिति है वो मजबूत होगी। सो देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन, यानी ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। अब आप देखेंगे कि लोग जहाँ एक तरफ फूड क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते थे, फूड क्रॉप्स उगाते थे, अब ये शिफ्ट हो गया है फ्रूट्स के कल्टीवेशन की तरफ। अब लोग जो है फ्रूट का भी कल्टीवेशन करने लगे, फ्रूट बोने लगे हैं, उसको उगाने लगे हैं, सब्जियां उगाने लगे हैं, ऑयल सीड्स जिससे तेल निकलता है वो फसल लगाने लगे हैं। ये सब इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं, इसको बेच के पैसा मिलता है। So this has led to the reduction in net sown area under cereals and pulses. इसलिए जो हमारा नेट सोन एरिया है, ज़्यादा से मतलब वो क्षेत्र जहाँ पे हम बुआई करते हैं वो हमारे अनाज और दालों के लिए उसका एरिया घट गया है, उसकी जगह पे फ्रूट्स वगैरह भी उगने लगे। सो विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया द डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शन पुट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर द कंट्रीज फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है, इसने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है हमारे कंट्री के फ्यूचर पर कि हमारे कंट्री का फ्यूचर कैसा होगा फूड सिक्योरिटी के मामले में। सो द कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस सच एज हाउसिंग एट्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया। इस तरीके से जो आज कंपटीशन हो गया है हमारे जो है ऐसे लैंड में जहाँ पे हम एग्रीकल्चरल यूज़ में नहीं लेते जिस लैंड को, उसके लिए हमने मकान बनाने में, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रोड बनाने में जो हमने ज़मीनें लगा दी, और जो कुछ ज़मीनें हमारी जो एग्रीकल्चर के लिए है, इन दोनों में एक कंपटीशन हो गया
और इसकी वजह से हमारा जो नेट सोन एरिया है वो घटता चला गया। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ स्टार्टेड शोविंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, और हमारा जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, लैंड की उत्पादन क्षमता जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ये दिखा रही है कि वो घट रहा है। सो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स विच वंस शोड ड्रामेटिक रिजल्ट्स आर नाउ बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द सॉइल्स। इस तरीके से जो हम खेतों में नेचुरल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हैं, और ये एक नाटकीय परिणाम दिखा रहा है, ड्रामेटिक रिजल्ट्स शो कर रहा है, और इससे हम लोग खुद इस जिम्मेदार हो रहे हैं। हम लोग खुद जो है सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं, सॉइल की ग्रेडिंग हम लोग खुद कम कर दे रहे हैं, यानी सॉइल की फर्टिलिटी लेस होती जा रही है। सो पीरियोडिक स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज़ लेड टू रिडक्शन इन एरिया अंडर इरिगेशन। जो हमारा पानी की कमी होती है, हर एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद जो हमारे पानी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से भी हमारा इरिगेटेड लैंड जो है वो घटता जा रहा है। इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हैज़ लेड टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। और पानी का जो है, हमने जल निकासी, जो हमारा पानी है, जो उसका मैनेजमेंट है वाटर का, उसको हम बिल्कुल भी गलत तरीके से कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई सब इनएफिशिएंसी दिख रही है। इस वजह से जो है हमारे जगह जगह पे वाटर लॉगिंग की कंडीशन, जल भराव बना हुआ है, सैलिनिटी बढ़ रही है। Yes, students, let us discuss an activity. Here is a table in which 5 cereal crops, that is rice, wheat, maize, coarse grains, pulses, means 1, 2, 3, 4, 5 food grains. They are cereal crops and their production has been recorded in this table for 5 years. So he is telling to draw a bar diagram showing the trend of food grain production in India during last 5 years. So very easily you can draw bar graph. Horizontally you take 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, and vertically you draw these numbers, means that is here first you will write rice, then wheat, then maize, then coarse grain, then pulses, and you can easily take a particular scale and easily draw it. He is asking a question that find out the reason of declining this trend. Why you can say food grain production has remained stagnant or fallen for 5 consecutive years. ऐसे 5 सालों तक लगातार जो है हमारा फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो स्थिर हो गया है, रुक गया है, प्रदूषित हो गया है और गिर चुका है। सो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? जैसे आपने देखा कि राइस जो है 2011-12 में 105.30 था, तो अब ये घट के 105.24 हो गया, और जो है फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, ऐसे घटता गया। इसी तरह व्हीट 94 से 93, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर 86 हो गया, फिर 93 हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा इसका जो रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो हमेशा डाउन होता चला जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं? तो वी कैन ईजिली इंटरप्रेट द रीजंस बिहाइंड इट। Means major reasons can be discussed in this way. First reason, decrease in soil fertility due to excessive use of fertilizers, pesticides, intensive farming, and their results in lowering yields in successive years. हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ये पेस्टिसाइड, इसमें भी केमिकल होता है, इंसेक्टिसाइड, और इंटेंसिव फार्मिंग में भी हम लोग बहुत से केमिकल यूज़ करते हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है? सॉइल फर्टिलिटी घट रही है, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा। सिमिलरली डिक्रीज ऑफ वाटर स्टोरेज इन एक्वीफायर्स ड्यू टू एक्सेसिव पंपिंग टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स अर्लियर। दूसरी चीज़ जो है, हम लोग वाटर स्टोरेज जो कर रहे हैं एक्वीफायर्स में, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पंप कर रहे हैं क्रॉप्स को उगाने के चक्कर में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे कुएं सूख जा रहे हैं, ट्यूबवेल सूख जा रही हैं,
इसी तरह रिडक्शन इन नेट सोन एरिया फूड ग्रेन्स ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेज एंड अदर कॉमर्शियल कैश क्रॉप्स। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अब हम लोग सीरियल क्रॉप्स ग्रो करने की बजाय हमने अपना कल्टीवेशन फ्रूट, वेजिटेबल, ऑयल सीड, पल्सेस को उगाने में जो है शिफ्ट कर दिया। अब हम इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे, फ्रूट्स उगाने लगे, सब्जियां उगाने लगे हैं, ऑयल सीड्स, पल्सेस उगाने लगे हैं और बहुत से कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा नेट सोन एरिया घट रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे सीरियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन घटेगा, क्योंकि राइस, व्हीट, मैज, कोर्स ग्रेन, पल्सेस सब सीरियल क्रॉप है। इसी तरीके से रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल लैंड ड्यू टू पार्ट ऑफ इट बीइंग यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस लाइक हाउसिंग, इंडस्ट्री। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, रोड की जगह जगह पे रोड बनती चली जा रही है, रेलवे ट्रैक बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारा नेट सोन एरिया डिक्रीज होता चला जा रहा है। So after this discussion, we have got an important reason why land is degrading. What is the reason for land degradation? So we can say free power to a section of farmers has encouraged. हमारे फार्मर्स के एक सेक्शन को फ्री पावर देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और इससे वो जो है ग्राउंड वाटर से वो ग्राउंड वाटर को पंप आउट करके जो है वो अपना वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है उगा सकते हैं, जो कि हमारा क्या हुआ, लो रेनफॉल की वजह से वहाँ कम उगता था। लेकिन हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनकरेज किया कुछ सेक्शंस को, और इसकी वजह से लोग जो है ग्राउंड वाटर यूज़ करने लगे। अब जैसे राइस, पंजाब में राइस उगाने के लिए, शुगर केन महाराष्ट्र में उगाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। सो दिस अनसस्टेनेबल पंपिंग हैज़ रिड्यूस्ड वाटर स्टोरेज इन एक्विफायर्स। और ये जो हमारा अनसस्टेनेबल है पंपिंग, जो हम लोग जो है इस तरीके से पानी जो है निकाल रहे हैं ग्राउंड वाटर से, जिसकी वजह से हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। इसकी वजह से हमारा वाटर स्टोरेज घट रहा है, कम होता जा रहा है एक्विफायर्स में। कॉन्सिक्वेंटली मेनी वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हैव रन ड्राई। और परिणाम क्या हो रहा है उसी के ठीक बाद, कि हमारे जितने कुएँ हैं, ट्यूबवेल है, ये सब सूख जा रहे हैं। दिस हैज़ पुश्ड द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आउट ऑफ कल्टीवेशन। इससे हमारे जो छोटे किसान हैं या जो गरीब तबके के किसान हैं, अब वो खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, उससे बाहर चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पंपिंग सेट नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। सो द बिग फार्मर्स विद डीपर ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर, बट मैनी अदर्स फेस अ वाटर क्राइसिस। जो बड़े बड़े किसान हैं उन्होंने ज़्यादा गहराई तक अपने पंपिंग सेट को बोर कर रखा है, बोरिंग करा रखी है। इसकी वजह से उनको तो पानी मिल जाता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो कम ही मतलब जो है वो नहीं इसको जो है अफोर्ड कर सकते हैं, इसको नहीं जो है मतलब उनका बजट नहीं अलाउ कर सकता, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम नीचे तक जो है बोरिंग करा पाते हैं, जिससे उन्हें वाटर की क्राइसिस आ जाती है, उन संकट खड़ा हो जाता है। So, inadequate storage and marketing facilities also act as disincentive to the farmer. इसके अलावा जो हमारे स्टोरेज और मार्केटिंग फैसिलिटी है, भंडार करने की और बेचने की जो सुविधा है, वो सही नहीं है, वो अपर्याप्त है, जिसकी वजह से हमारे जो किसान हैं इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। दस द फार्मर्स आर बैडली अफेक्टेड बाय द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। इस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन और मार्केट की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, वो इसके इक्वेशन को समझ नहीं पाते हैं। सो दे सफ़र फ्रॉम अ डबल डिसएडवांटेज एज दे पे हाई प्राइसेस फॉर इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। इस तरीके से उन्हें दोनों तरफ से नुकसान होता है। दूसरी तरफ उन्हें जो है HYV सीड लेने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बट लैक द बार्गेनिंग पावर टू फिक्स प्राइसेस इन देयर फेवर। और जब हमारा फसल तैयार हो जाता है तब वो अपने फसल को ऊंचे दाम पे बेच नहीं पाते हैं, अपने प्राइस को फिक्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिसको जो दाम मिलता है उसी में बेच देता है। सो ऑल द प्रोडक्शन रीचेज द मार्केट साइमल्टेनियसली। जितने भी हमारे प्रोडक्शन है एक एक करके बाज़ार में पहुंचते हैं। द हाइयर द सप्लाई द लोअर इज़ द डिमांड।
हमारी सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी उसकी मांग उतनी घटेगी। पता लगा किसानों ने खूब सारा जो है माल ले जा कर के मार्केट में डंप कर दिया और ख़रीदार की कमी है क्योंकि अब उसकी सप्लाई नहीं है। सो दिस कॉजेज डिस्ट्रेस सेल। इसकी वजह से जो बिक्री है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। देयरफॉर देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। इस तरीके से यहाँ कोई फूड सिक्योरिटी नहीं हो पाई विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। और जो छोटे फार्मर्स की अगर हम सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो सही मायने में हमारी फूड सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। Now let us summarize the topic food security. Food is basic need which provide minimum nutritional level economically less developed states that are suffering from food security. Second, to ensure food security, government has designed a national food security system. It has two components, buffer stock and public distribution system. Public distribution system provides food grains and other commodities at subsidized prices to BPL in rural and urban areas. Fourth, buffer stock is maintained by Food Corporation of India by announcing MSP. Government provides subsidies on input as fertilizer, power and water. Along with this, consumers are divided in two parts, BPL and APL, with different issue prices for each category. Each district and block can be made self-sufficient by providing agricultural, infrastructural, credit linkage and latest technology, or encourage growth of better food crops after irrigation facilities. Sustainable force green production will create massive employment and reduce poverty in rural areas. The competition for land between non-agricultural uses such as housing has reduced net sown area. There can be no food security without the security of the small farmers. Well, students, from these newspaper clips, if we discuss and keep a close eye on this portion, then we can easily understand why farmers create suicide, why there is food security challenged, and why price is rising, and why other things means such as government's policy and plans are challenged. You have seen 11th plan must focus on farming. The demand of Indian economy was that 11th plan must focus on farming because farmers are not getting suitable advantage, and there was need to produce more food grain because of rise in population. Population was growing day by day. So this is the reason that we should produce more from a particular piece of land. Along with this, the seeds of farmer suicides. Why farmer started suicide? What was the reason behind it? Deaths keeping pace with rising indebtedness. कर्ज की वजह से मौत बढ़ती जा रही थी और कर्जा किसानों का बढ़ता चला जा रहा था, जिससे किसान जो है मजबूर हो गए थे। दूसरा कारण था क्रॉप फेलियर। फसल जो है फेल हो जाती थी मानसून की कमी की वजह से या उनके पास जो है ट्यूबवेल वगैरह ना होने की वजह से। प्राइस क्रैश एक्ट एज ट्रिगर्स, जो है दाम जो है वो टूट जाता था। पता लगा कि 150 रुपया क्विंटल के हिसाब से या कोई 1800 रुपया क्विंटल के हिसाब से कोई चीज़ बिक रहा है, लेकिन जो है हमारे मर्चेंट्स प्राइस को क्रैश कर देते थे और सस्ते में लेने के प्रयास में रहते थे, जिससे किसानों को आउटपुट नहीं मिल पाता था, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। इसके अलावा सेंटर ईजेज इम्पोर्ट्स टू चेक प्राइस राइजेज, और प्राइस बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट भी जो है उस पर कोई ना कोई तरीके ढूंढने लगी क्योंकि पब्लिक परेशान हो रही थी। इन दिस वे वी कैन ऑर्गेनाइज एंड वी कैन मेक अ डिबेट ऑन इट। हमारे जो डेली खाने की चीज़ें हैं उसका दाम अगर बढ़ जाएगा तो लोग परेशान हो रहे थे,
इस वजह से किसान को तो इनपुट ज़्यादा देना पड़ रहा था क्योंकि वो HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे थे. So in this way we can say that food security was challenged due to natural crisis along with various social activities. Now let us discuss a new topic, that is impact of globalization on agriculture. What was globalization? Globalization means when globalization is not a new phenomena. ये कोई नई जो है घटना नहीं है globalization. It was there at the time of colonization. जब हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल था उस समय भी ग्लोबलाइजेशन था. इन द 19th century when यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया, जब यूरोप के ट्रेडर्स इंडिया आए 19th century में, उसी समय एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर इनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स. इस तरीके से जो हमारे यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यूरोप के जो व्यवसायी थे, वो इंडिया से जो है मसाला ख़रीदते थे और इंडिया उसको एक्सपोर्ट करता था अलग अलग कंट्रीज़ में. और दुनिया भर के जितने भी फार्मर्स वगैरह थे साउथ इंडिया के, इन सब को प्रोत्साहित किया जाता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करें क्योंकि इसकी डिमांड विदेशों में है. सो टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. आज भी हमारा मसाला जो है, स्पाइसेस, एक इम्पॉर्टेंट आइटम है एक्सपोर्ट करने के लिए. During the British period, cotton belts of India attracted the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material. ब्रिटिश पीरियड के समय भी हमारा जो कॉटन बेल्ट है महाराष्ट्र और गुजरात का, इसने ब्रिटिश लोगों को काफ़ी आकर्षित किया, काफ़ी अट्रैक्ट किया और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा कॉटन है वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट होने लगा रॉ मटेरियल के रूप में. और टेक्सटाइल बनाने के लिए जो वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी उनकी डिमांड थी इंडियन कॉटन. सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन. तो हमारा जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि मैनचेस्टर में थी, लिवरपूल में थी, वो एकदम फ्लोरिश कर गई, एकदम संपन्न हो गई. जो है काफ़ी मात्रा में जो है उसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया क्योंकि इंडिया से एक अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिल रहा था. You have read about the चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार. बिहार में चंपारण एक जगह है जहाँ पे एक मूवमेंट हुआ था 1917 में. This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industries which were located in Britain. और ये इसलिए शुरू हुआ ये मूवमेंट क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स थे इस एरिया के, इस रीजन के, उनको ज़बरदस्ती इंडिगो जो है ग्रो करना पड़ रहा था. उनको ज़बरदस्ती जो है नील की खेती करनी पड़ रही थी अपनी ज़मीनों पर क्योंकि इस समय जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी ब्रिटेन में जो स्थित थी, उनको इंडिगो की जो है ज़्यादा ज़रूरत थी, उसकी डिमांड बढ़ गई थी. तो जहाँ पे वो लोग अपना फूड ग्रेन ग्रो करते थे, अब उस पीस ऑफ लैंड पे उन्हें ज़बरदस्ती मजबूरी में इंडिगो क्रॉप ग्रो करना पड़ रहा था. सो दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज़. अब वो असमर्थ थे कि हम फूड ग्रेन कैसे उगाएं और अपने परिवार का खर्चा वर्चा कैसे चलाएं. So under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. इसलिए ग्लोबलाइजेशन के तहत ख़ास तौर से 1990 में इंडिया के जो फार्मर्स थे उनको जो है बहुत सारी नई चैलेंजेस, नए चुनौतियां जो है उनको फेस करनी पड़ी. सो डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the high subsidized agriculture in those countries. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारी कंट्री जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, उत्पादन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ख़ास तौर से राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, इस मसाले वगैरह सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा उगा रहे हैं, लेकिन ये उनसे
कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ से। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ सब्सिडाइज्ड रेट पर सारा जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फूड ग्रेन सस्ता पड़ता है और हमारा महंगा पड़ जाता था, जिसकी वजह से हमारी सेल नहीं हो पा रही थी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ऑफ टीक क्लोन्स। टीक एक तरह का जो है टिम्बर होता है, एक वुड होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। उसका किस तरीके से हम क्लोन तैयार करते हैं। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स। आज इंडिया का जो कृषि है वो आज एक चौराहे पे खड़ा है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। यानी कि आज हमारी कंट्री जो है वो अगर एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाना चाहती है, उसको सफल और प्रॉफिटेबल लाभप्रद बनाना चाहती है, तो हमें सही मायने में सही तरीके से जो है प्रयास करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि एग्रीकल्चर की कंडीशन सुधरे, खेती की दशा जो है वो इम्प्रूव हो और जो हमारे मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो, वो भी पूरी तरह से सुधर सकें। बट द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसने बहुत प्रॉमिस किए, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। लेकिन आज ये विवाद के घेरे में है। कंट्रोवर्सीज मीन्स विवाद के घेरे में है। सो इट इज़ बीइंग एलिज्ड दैट इट हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, डाइंग एक्विफायर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। लोगों ने कहा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है यही लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम केमिकल्स को ओवर यूज़ करते हैं, केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारे एक्विफायर्स जो है वो ड्राई कर जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं, वाटर टेबल गिर रहा है और बायोडाइवर्सिटी हमारी जो है ख़त्म होती जा रही है। सो द की वर्ड टुडे इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। आज जो हमारा कीवर्ड है ग्रीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज वो जो है उसमें एक जेनेटिक इंजीनियरिंग आ चुका है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है आज उसको इस बात की मान्यता मिली है कि वो एक हमें पावरफुल सप्लीमेंट दे रहा है। वो नए नए हाइब्रिड वैरायटी के बीज तैयार कर रहा है, जिसको हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं। There is a question, can you name any gene modified seeds used vastly in India? Definitely all HYB seeds, they are gene modified seed, they are vastly used in India, especially HYB seeds of paddy and wheat. So there are some problems associated with heavy pesticide use are widely recognized in developed and developing countries. जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी एक सबसे बड़ी समस्या किससे जुड़ी है? हैवी पेस्टिसाइड से, जो हम लोग भारी मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इन फैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन वोक टुडे बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। वास्तव में हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ये आज जो है अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है एंड इट इज़ प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स। और ये जो है ऐसे मतलब इन सारे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में फैक्ट्री से बने हुए केमिकल्स नहीं होते हैं, सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जैसे होते हैं। हैंस इट डज़ नॉट अफेक्ट एनवायरनमेंट इन अ नेगेटिव मैनर। इस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव मैनर में कोई प्रभाव नहीं डालता। अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्राइट फ्यूचर if they continue growing food grains on the holdings that now is smaller and smaller as the population rises। तो हमारे जो बहुत सारे अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, वो ये सोचते हैं कि जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं उनका जो भविष्य है वो अंधकारमय है। if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller,
एज द पॉपुलेशन राइजेज, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, अगर वो उसी मतलब उसी लैंड होल्डिंग पर मतलब फूड ग्रेन ग्रो कर रहे हैं, भले कम हो रहा और कम हो रहा है, तो इससे उनका भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। सो इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 मिलियन। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 833 मिलियन है, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एवरेज ऑफ लेस देन हाफ अ हेक्टेयर पर पर्सन। और जो है हमारे कंट्री में केवल 250 हेक्टेयर्स ही पीस ऑफ लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि हर व्यक्ति के ऊपर कितना आया, लगभग आधा हेक्टेयर एक व्यक्ति पे आ रहा है। सो इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। इसलिए इंडियन फार्मर्स को अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें विविधता लानी चाहिए, ताकि जो हमारे सीरियल्स है वो हाई वैल्यू के क्रॉप्स ग्रो कर सकें। दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी कम डिग्रेड होगा। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड जेजोबा नीड मच लेस इरिगेशन दैन राइस और शुगर केन। आपको पता है इसके पीछे रीज़न क्या है। जो भी हम फ्रूट्स उगाते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, फ्लावर्स है, वेजिटेबल है, ये सारे इसकी सारी चीज़ों में कम सिंचाई की ज़रूरत होती है हमारे चावल और गन्ने की अपेक्षा, राइस और शुगर केन की अपेक्षा इसमें कम पानी लगता है। सो इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। जो इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है, जो विविध प्रकार का हमारा जो क्लाइमेट है, वो जो है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम पूरी तरह से कल्टीवेट कर सकते हैं अगर हम एक अच्छी रेंज का जो है हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करें, अच्छी क्वालिटी का क्रॉप्स ग्रो करें, तो हमें जो है ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। सो हियर वी कैन से दैट चेंज in cropping pattern, for example from cereals to high value crops, will mean that India will have to import food। हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया है, एग्जाम्पल के लिए जो हमारे सीरियल्स है हाई वैल्यू क्रॉप्स, वो हमें क्या करने पड़ेंगे, अब बाहर से मंगाने पड़ेंगे। ड्यूरिंग 1960s दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डिज़ास्टर, और 1960 में एक डिज़ास्टर के रूप में ये देखा गया। बट इफ़ इंडिया इम्पोर्ट्स सीरियल्स वाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कमोडिटीज़, इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकोनॉमीज़ लाइक इटली, इज़राइल एंड चाइना। और लेकिन क्या है कि अगर इंडिया जो है सीरियल क्रॉप्स इंपोर्ट करेगा हाई वैल्यू पर कमोडिटीज़ की, तो इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकोनॉमीज़, तो वो इटली, इज़राइल और चाइना जैसी जो इकोनॉमी काफ़ी सफल हो चुकी हैं उनके जैसा हो जाएगा। सो दिस कंट्रीज़ एक्सपोर्ट्स फार्म प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये जो जितने भी कंट्रीज़ हैं ये खेती से संबंधित प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं, विदेशों में भेजती हैं। जैसे फ्रूट हो गया, ऑलिव्स हो गया, स्पेशलिटी सीड्स हो गया, शराब हो गया, वाइन, एंड इम्पोर्ट सीरियल्स, और ये अनाज जो है मंगवाते हैं। एज वी रेडी टू टेक दिस रिस्क, वी कैन डिस्कस अबाउट दिस। क्या हम इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं? डेफिनेटली। एक इशू बन सकता है, एक डिबेट का एक इशू है, एंड वी कैन डिस्कस इट बाय थिंकिंग अबाउट ऑल दिस एक्टिविटीज़। Well, students, let's discuss impact of globalization. Number 1, globalization began in the 19th century when Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is imported. Two cotton textile industries in Manchester and Liverpool flourished due to the availability of cotton from India. Third, indigo of India beautified cotton clothes. So from these topics we can easily discuss and understand the globalization, how it began in 19th century when Indian spices, India के जो मसाले थे वो एक्सपोर्ट होते थे फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंडिया के फार्मर्स थे
साउथ इंडिया के, उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया जाने लगा, उनको काफ़ी इनक्रेज किया जाने लगा ताकि वो ये सारे क्रॉप्स स्पाइसेस की तरह ग्रो करें। और आज भी इट इज़ इम्पोर्टेड, आज भी जो है विदेशी लोग इसे मंगाते हैं। एंड इंडिगो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। Next is growth of cotton, indigo, poppy for British reduced production of food grains in India. Fifth one is Indian agriculture faced stiff competition with developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. Green revolution is under controversies today. It has caused land degradation due to overuse of chemicals, drawing aquifers and vanishing biodiversity. Seventh one is genetic engineering is powerful in inventing new hybrid varieties of seeds. Next one is farmers should diversify cropping pattern from cereals to high value crops to increase income. So in this manner globalization has deep impact on Indian economy and on the world. The globalization has created a new atmosphere, and the impact of green revolution is understood and experienced by everyone. Children, thanks for watching these topics.